नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। आईएमएफ ने एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दी है। किसको? पूरी दुनिया को। भाई साहब, ये आईएमएफ जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है जिसे। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे और आपके जैसा कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो अगर कोई बात कहती है या फिर कोई बात इनके द्वारा कही जाती है, कोई रिपोर्ट इनके द्वारा निकाली जाती है, तो पूरी दुनिया इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती है। और इस बार जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ की चीफ जो हैं, कौन? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जी ने कहा है कि थर्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी टू हिट रिसेशन इन 2023, यानी कि 2023 आने वाला साल एक बहुत ही बड़ी रिसेशन को देखने वाला है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में से 1/3 पॉपुलेशन, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल फेस रिसेशन इन 2023। अब आप कहेंगे सर ये रिसेशन क्या होता है? देखिए, रिसेशन को अगर समझना है, अगर मंदी को आपको समझना है, तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जिसको कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ। ओके, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ को समझते हैं आप? जीडीपी ग्रोथ का सीधा सा मतलब ये है कि कितना आप प्रोड्यूस करते हैं उत्पाद। ओके, आपके पास क्या कुछ है, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं। टोटल सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो मान लीजिए आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर। जो शुरुआत होती है फर्स्ट क्वार्टर हम किसको कहते हैं? मार्च से जो शुरू होता है, अप्रैल मई जून। ओके, फर्स्ट क्वार्टर हमारा होता है। देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, इसको फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में नहीं गिना जाता है। पहले क्वार्टर हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से क्वार्टर वाइज क्वार्टर चलता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर, मान लीजिए कि कोई एक क्वार्टर हमने जो भी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की फर्स्ट क्वार्टर में, ओके, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ अगर 6% रही, और सेकेंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो घट के 5% हो गई, और थर्ड क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4% अगर हो जाती है, मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स में, ओके, लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ कम होती है, घटती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो क्या हम कहेंगे? देखिए, जीडीपी का जो कंपैरिजन होता है ना, वो इस साल मान लीजिए 2021 का कंपेयर करेंगे तो 2020 से करेंगे। ओके, पिछले वाले साल से, उसी क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर जीडीपी की ग्रोथ में हमें कमी दिखाई दे रही है, और ये कमी लगातार 2 क्वार्टर, यानी कि 2 क्वार्टर कंटिन्यूअसली कमी होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो देश अब मंदी की चपेट में आ रहा है, या फिर वहां मंदी की शुरुआत हो चुकी है। ये कहा जाता है। जो आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वो बैंक, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए वो बैंक है जो अगर कोई देश बर्बाद हो रहा होता है तो उसको बचाने का काम करता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। जब भी ये किसी को लोन देता है तो अपनी शर्तों के साथ लोन देता है। इस समय पे आपको पता हो कौन लोन लेने गया है आईएमएफ के पास? पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और उसको बचाने के लिए आईएमएफ अपनी शर्तों पे उसको लोन देने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक दो किस्तें वगैरह दे भी दी गई हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा है। इसके अलावा और जो है वो है वर्ल्ड बैंक। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक, जो भी आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपने यहाँ पर किसी भी अपने कंट्री में जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए, या फिर किसी अदर वर्क के लिए आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। वहीं पे आईएमएफ लोन तब देता है जब कोई भी कंट्री डिफॉल्ट होने की कगार पे होती है, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आईएमएफ से ही लोन मिलता है, और आईएमएफ बहुत सी अपनी शर्तों पे लोन देता है। हमने आईएमएफ से बड़ी मात्रा में लोन कब लिया था? आपको पता हो कि हमने आईएमएफ से लोन तब लिया था जब हमारा देश एक बार पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे था, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्थिक हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। हमारे पास मात्र 15 दिनों तक के लिए सामान खरीदने का पैसा बचा हुआ था। उस समय पे हमने आईएमएफ से लोन लिया हुआ था, और उनकी शर्तें, और उसी की वजह से हमारे पास जो रिफॉर्म आया एलपीजी का रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो आईएमएफ की जो चीफ है इस समय पे क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, उन्होंने एक वार्निंग देते हुए कहा है कि पूरी दुनिया रेडी हो जाए, 2023 में एक बहुत ही बड़ा रिसेशन आने की संभावना है, और लगभग लगभग कंफर्म है, क्योंकि बहुत से जो रेटिंग एजेंसीज हैं, या फिर जो दुनिया में जो ग्रोथ है जीडीपी की उसके ऊपर नजर रखने वाली जो एजेंसीज हैं, वो ये कह चुकी हैं कि 2023 में रिसेशन आने वाला है, 2023 में रिसेशन सबको फेस करना पड़ेगा।
तो इनके द्वारा ये बात कहा जाना बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अगर रिसेशन आता है तो उसका परिणाम सभी को फेस करना पड़ेगा। परिणाम क्या होते हैं रिसेशन के? सबसे बड़ा रिसेशन का जो परिणाम होता है ना, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होती है जब कभी भी रिसेशन आता है। अब आप कहेंगे सर आखिर ये रिसेशन आ क्यों रहा है और ये रिसेशन आता कैसे है? देखिए, रिसेशन का मतलब क्या है कि जो लोग हैं ना, वो क्या करें, अपना पैसा अपने पास बचा के रखने लगें और खर्च ना करें। और जब खर्च नहीं होगा तो क्या होगा? जो भी कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन को कम कर देंगी। ओके, प्रोडक्शन घट जाएगा, उनका कंपनीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से जब प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर उनका माल कम बिकेगा तो वो लोगों को रख के क्या करेंगे? इस वजह से लोगों को अपनी जॉब लॉस होती है या जॉब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि कंपनियां उस समय पे फायरिंग करने लगती हैं, लोगों को निकालने लगती हैं, क्योंकि उनके पास जरूरत ही नहीं है। उनको उनको प्रोडक्शन कम करना है तो लोगों को किसी भी तरीके से निकाल के अपनी कंपनी को मैनेज करते हैं। यही कहलाता है रिसेशन या फिर मंदी। और दूसरा बड़ा कारण क्या होता है? जब भी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो रेपो रेट हाइक करने लगते हैं या फिर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो इंक्रीज करने लगते हैं। उसकी वजह से जो कंट्री का पैसा होता है ना, लोगों के पास जो पैसा होता है वो उनके पास जाने लगता है। किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। जैसे हमारे यहाँ पे कौन है? आरबीआई। ओके, आरबीआई आपको पता हो, हाल ही में आरबीआई ने भी रेपो रेट को इंक्रीज किया है, यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। जब आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है तो उसी के साथ में जो और बैंक्स हैं वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती हैं। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंकों के पास बड़े पैमाने पे। तो जो पैसे वो कहीं पे खर्च करने वाले थे या फिर एक तरीके से अपनी किसी भी लग्जरी चीज में या किसी भी जगह पे खर्च करने वाले थे, वो वाला पैसा वो बैंकों में जमा करवा देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि डिमांड जो होती है वो कम होने लगती है और फिर प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, ये मैडम ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। आप थोड़ा सा सुनिए, आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या कह रही हैं। How do you describe the state of U.S. economics and politics? The U.S. economy, remarkably resilient. Decision making in the U.S., because of the way the political set is at the moment, it is more difficult. But nonetheless, the U.S. has taken some very important steps that are helping to the U.S. economy, like the child tax, the Tax credit. the credit that is it is contributing so significantly to reducing poverty in the U.S., like the infrastructure bill, like the Inflation Reduction Act. These are things that are bringing more dynamism in the U.S., good for the U.S., good for the world. And of course, staying on that course is going to be more challenging, but I do hope that the U.S. is not going to slip into recession despite all these risks. We expect 1/3 of the world economy to be in recession, and yes, as you said, even countries that are not in recession, it would feel like recession. देखिए, अगर आप समझें बातों को तो जो वर्ल्ड बैंक है या फिर जो आईएमएफ है हमारा, तो आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ जो है एक फोरकास्ट करता है या फिर एक तरीके से वो जो इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया की, उनके लिए एक पहले से आंकड़ा बताता है कि इस देश की इकोनॉमी इस हिसाब से ग्रो कर सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई बार इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं और इनके आंकड़े बिल्कुल सही भी साबित होते आए हैं। इन्होंने ये कहा है, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी ने, कि 2023 जो है वो 2022 से और भी ज्यादा टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और चाइना जैसी तीन बड़ी इकोनॉमीज में हमें स्लो डाउन दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये स्लो डाउन मंदी की के तरफ संकेत कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में मंदी आने वाली है। ये जो इनका स्टेटमेंट निकल के आया है, इन्होंने एक चीज और बात कही है, क्या? कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है रसिया यूक्रेन का, ओके, रसिया यूक्रेन का वॉर जो हुआ है, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूअसली बैंकों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, वहीं पे स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और एक बार फिर से जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस चाइना के अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, और जो वहां पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं
उन सभी चीजों को, अगर इन 4 चीजों को ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि आने वाला समय खतरनाक होने वाला है, टफ होने वाला है। इन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू बी इन रिसेशन। जो 2023 होगा वो 2022 से ज्यादा खतरनाक होने वाला है बिग इकोनॉमीज के लिए, खास कर पे जैसे यूएस, ईयू एंड चाइना। इवन द कंट्रीज, जो भी देश ऐसे हैं, मान लीजिए कि जहां पे रिसेशन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे रहने वाले लोगों को ऐसा फील होगा कि वो रिसेशन में हैं, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है। आपको पता है इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है ना, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ता है, सबके ऊपर थोड़ा बहुत फर्क उसका पड़ता है, दिखाई देता है। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस, जो हमारा एनर्जी का क्राइसिस उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स का क्राइसिस उत्पन्न हुआ। तो ये सब चीजें हैं, हमारे यहाँ से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है रसिया यूक्रेन वॉर का, या फिर चाइना में जो कोविड फैला उसका, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर रिसेशन आता है तो हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाल ही में अक्टूबर में आईएमएफ ने क्या किया था, जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2023 के लिए उसको कम कर दिया था। जो पहले इन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट दिखाई थी वो कितनी दिखाई थी 2022 के लिए 2.7% इन 2023, यानी कि 2022 में 3.2%, 2021 में 6% और जो 2023 में ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2.7% के द्वारा कही जा रही है। ये जो है ना वो ग्रोथ फोरकास्ट 2001 के बाद सबसे कम रहने वाली है। आपको ये चीज ध्यान में रखने की है कि वीकेस्ट ग्रोथ प्रोफाइल सिंस 2001, यानी 2001 के बाद ये सबसे कम ग्रोथ फोरकास्ट की गई है इनके द्वारा। मतलब कि बहुत ही कम ग्रोथ होने वाली है, और इसी को तो मंदी कहते हैं। यही तो है कि मंदी मतलब ग्रोथ ना होना, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो बाकायदा तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं इस इन्फ्लेशन के आगे, या फिर एक तरीके से जो रेपो रेट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, और जो रसिया यूक्रेन को वॉर हुआ है, जो कोविड का स्पाइक हुआ है, इन सभी चीज़ों को हमारी पॉलिसीज फेस नहीं कर पा रही हैं, और उस वजह से हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं रिसेशन को। और चाइना के अंदर जो जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई गई है उसको भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा कि उनके द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई की गई हैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं वर्ल्ड के लिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको सबको फेस करनी पड़ रही है। इन्होंने ये कहा चाइना को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कपल ऑफ मंथ्स चाइना के लिए खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है उसकी वजह से जो उनकी ग्रोथ है ना वो निगेटिव होने वाली है। उनके रीजन में या फिर उनके एरिया में, उनके कंट्री में जो उसका इम्पैक्ट है वो भी निगेटिव होगा, और उसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ है, चाइना की वजह से ग्लोबल ग्रोथ निगेटिव होने वाली है। आखिर चाइना को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है इनके द्वारा, ये समझिए। चाइना इस समय पे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। ओके, 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ओके, 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर रिसेशन आता है तो जाहिर सी बात है कि वो सबके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। साथ ही साथ चाइना इस समय पे मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है चाइना बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो सप्लाई चेन भी पूरी तरीके से डिसरप्ट होने वाली है उसकी वजह से। तो जैसे ही वहां पे दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, हमें नहीं लगता कि आने वाला समय में बहुत ही जल्दी हम रिसेशन को टैकल कर पाएंगे, या फिर हमारे लिए 1 से 1.5 साल तक रिसेशन को फेस करना एक आम बात होगी। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये सब चीजें इनके द्वारा कही गई हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।